प्रीवियस वीडियोस में हम चैप्टर फर्स्ट फिनिश कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। नाउ विल स्टार्ट चैप्टर 2, सप्लाई अंडर जीएसटी। तो इस चैप्टर में क्या क्या है? अंडरस्टैंड द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। टैक्सेबल इवेंट क्या होगा जीएसटी में, उसके बारे में समझेंगे। एनालिसिस द टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई, इट्स मीनिंग एंड स्कोप। जो टैक्सेबल इवेंट है जीएसटी में वो है सप्लाई। पहले जो होता था लाइक एक्साइज होता था तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगता था। तो इस तरीके के काफ़ी सारे टैक्सेबल इवेंट अलग अलग एक्ट में थे। जीएसटी में केवल एक ही टैक्सेबल इवेंट है, सप्लाई। तो उसका मीनिंग और स्कोप के बारे में जानेंगे। आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन दैट विल अमाउंट टू सप्लाई इवन विदाउट एनी ट्रांजेक्शन। ऐसे ट्रांजेक्शन्स के बारे में जानेंगे, इसमें विदाउट कोई कंसिडरेशन है तो भी उनको सप्लाई माना जा सकता है। आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन दैट विल नाइदर बी द सप्लाई ऑफ गुड्स नार द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ऐसे ट्रांजेक्शन के बारे में जानेंगे जिनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। क्लासीफाई द स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन आइदर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कुछ ट्रांजेक्शन को या तो सप्लाई ऑफ गुड्स क्लासीफाई किया है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्लासीफाई किया गया, तो ऐसे ट्रांजेक्शन के बारे में जानेंगे। एक्सप्लेन द कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई एंड देयर टैक्सेबिलिटी अंडर जीएसटी। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और उसका जो टैक्सेबिलिटी है वो कैसे होगा। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा आगे। नाउ सप्लाई के बारे में पढ़ते। अ टैक्सेबल इवेंट इन एनी ट्रांजेक्शन और अक्यूरेंस दैट रिजल्ट इन अ टैक्स कॉन्सिक्वेंस। Before levying any tax, taxable events need to be ascertained. It is the foundation stone of any taxable system. It determines the point at which tax would be levied. कोई भी टैक्स जब बनता है तो टैक्स में एक इवेंट का जो है उसका निर्धारण करना जरूरी है। एक असर्टेन होना चाहिए कि हाँ ये इवेंट हो जाएगा, उसके बाद टैक्स लगाया जा सकता है। अंडर द earlier indirect tax regime, the framework of taxable event in various states was prone to catena of interpretation, resulting in litigation since decades. There are controversies largely related to issue whether a particular process amounted to manufacturing or not, whether the sale was predetermined sale, whether a particular transaction was sale of goods or rendering of services. पहले जो टैक्स थे, एक्साइज थे, सर्विस टैक्स थे, वेट थे, तो काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज थी कि ये प्रोसेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। ये जो लाइक सॉफ्टवेयर वाला सर्विसेज है तो ये गुड्स का सेल है या सर्विसेज का सेल है, तो ऐसे काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज थी। तो जीएसटी ला रिजोल्व दिस इशू बाय लेइंग डाउन वन कंप्रेसिव टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। जीएसटी जो लॉ है उसने जो सारे जो इवेंट थे उनको केवल एक ही इवेंट कर दिया है, सप्लाई। वेरियस टैक्सेबल इवेंट्स नेमली मैन्युफैक्चरिंग, सेल, रेंडिंग ऑफ सर्विस, परचेस, एंट्री इनटू टेरिटरी ऑफ स्टेट हैव बीन डन अवे विद जस्ट फेवर वन, सप्लाई। तो सारे वर्ड्स हट गए हैं। लाइक पहले वर्ड्स यूज होते थे मैन्युफैक्चरिंग, सेल, रेंडिंग ऑफ सर्विसेज, केवल अब सप्लाई होगा टैक्सेबल इवेंट असर्टेन करने के लिए। नाउ कुछ डेफिनेशन दी है उसके बारे में पढ़ते। गुड्स मतलब क्या होता है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मतलब जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है वो प्रॉपर्टी, बट अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी और सिक्योरिटीज में शामिल नहीं है, बट इसमें क्या शामिल है? एक्शनेबल क्लेम शामिल है, मतलब आपने किसी पे क्लेम लगा रखा है, एक्शनेबल क्लेम का। ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रॉस एंड थिंग्स अटैच्ड टू आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड आर टू बी सप्लाइड सर्व्ड बिफोर सप्लाई आर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। बट इसमें क्या शामिल होगा? एक्शनेबल क्लेम शामिल हो जाएगा। जो भी क्रॉप्स है या ग्रास है जो भी लैंड से अटैच है तो उनको जो है गुड्स माना गया है। ओके, नाउ प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल मीन्स अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ एन एजेंट कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। लाइक जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, लाइक यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ रिलायंस,
पेप्सिको, ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज है। तो ये डाबर है, तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो ये बीच में डीए से अपॉइंट करते, अपना एजेंट सप्लाई करते, एजेंट अपॉइंट करते। ये जो एजेंट होते हैं वो इनके भी पे गुड्स या सर्विसेज आगे सप्लाई करते हैं। नाउ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी सेक्शंस में गवर्नमेंट ने नोटिफाई की गई है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा। नाउ फैमिली, फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली मतलब है द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ दैट पर्सन। स्पाउस मतलब पति पत्नी और उनके बच्चे फैमिली कहलाएंगे। इसके बाद पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ द पर्सन इफ दे आर wholly and mainly dependent on the said person। आपके माता पिता, दादा दादी, भाई एंड बहन तभी फैमिली कहलाएंगे एज पर जीएसटी। ओके, तभी फैमिली कहलाएंगे जब वो आप पे होली और मेनली डिपेंडेंट हो। तो स्पाउस और चिल्ड्रन अगर डिपेंडेंट नहीं है तो भी फैमिली कहलाएंगे, बट पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर में होली और मेनली डिपेंडेंट होना जरूरी है। ओके, नाउ बिजनेस, बिजनेस की एक डेफिनेशन, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। कोई भी ट्रेड कॉमर्स कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कोई प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, कोई एडवेंचर एक्टिविटी में एंगेज हो, तो इस तरह की चीज़ें बिजनेस कहलाती है। कोई भी एक्टिविटी जो अब इससे एंसिलरी है या इंसिडेंशियल है तो वो बिजनेस कहलाती है। कोई सा ऐसा ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो जो इतना रेगुलर नहीं है या इतनी फ्रिक्वेंसी नहीं है तो भी वो बिजनेस कहलाएगा। कोई भी आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, कैपिटल गुड्स का सप्लाई कर रहे हो, आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, आप क्लोज करके सारी चीज़ें बेच रहे हो तो बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, कोई भी क्लब सोसाइटी मेंबर्स अपने जो क्लब सोसाइटी जो होती है अपने जो मेंबर्स को कोई भी बेनिफिट देती है तो भी वो बिजनेस कहलाता है। ठीक है, एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन और ऑफ पर्सन टू एमी प्रीमाइसेस, ये अपना बिजनेस कहलाएगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय हिम द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ ट्रेड प्रोफेशन और ओकेशन, सर्विसेज कहलाएगा। एक्टिविटीज ऑफ सर्विसेज के बिजनेस कहलाएगा। एक्टिविटीज ऑफ ए रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे टोटलाइजर आर अ लाइसेंस टू बुक मेकर आर एक्टिविटीज ऑफ ए लाइसेंस बुक मेकर इन सच ए क्लब, कोई क्लब है, कोई रेस क्लब है तो इस तरह की चीज़ें भी बिजनेस कहलाएगी। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कुछ अपना ऐसा काम कर रही जिसमें पब्लिक अथॉरिटीज एज दे, मतलब वो एज अ पब्लिक अथॉरिटी इंगेज्ड है तो ऐसी चीज़ें बिजनेस कहलाएगी। तो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट इसका रीडिंग कर सकते हैं आप। ना गवर्नमेंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 53 ऑफ द CGST एक्ट। लोकल अथॉरिटी क्या है? लोकल अथॉरिटी है पंचायत है, म्यूनिसिपलिटी है, म्यूनिसिपलिटी कमेटी, जिला परिषद है, कंटेनमेंट बोर्ड है, रीजनल काउंसलिंग है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, डेवलपमेंट बोर्ड है, रीजनल काउंसलिंग है। तो ये जस्ट एक डेफिनेशन आप रीड आउट कर सकते हैं, लोकल अथॉरिटी क्या रहेगी। नाउ कंसिडरेशन को पढ़ते। कंसिडरेशन क्या होगा? एनी पेमेंट मेड आर टू बी मेड whether in money or otherwise in respect of or in response to or for inducement of the supply of goods or services both whether by the recipient or by such other person but shall not include any subsidy given by the central government or state government। तो कंसिडरेशन क्या कहलाएगा? कोई भी पेमेंट आपने किया है या आप करने वाले हैं, या तो मनी के फॉर्म में करने वाले हो या कोई और रूप में करने वाले हो। लाइक कोई और रूप मतलब उसने मुझे कुछ सर्विसेज दी या कोई उसने गुड्स बेचा, मैंने कुछ उसको अपने यहाँ से, मान लीजिए पुराने सिस्टम में चलता था बार्टर सिस्टम, लाइक नाई ने मेरे हेयर कट किया, मैंने उसको 1 किलो कोई भी अनाज दे दिया, तो इस तरीके का। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू, उसने कोई मुझे सप्लाई कोई गुड्स किया है, सर्विसेज किया है, तो ये जो कहलाएगा कंसिडरेशन कहलाएगा। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। नाउ सेकंड, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट आर फॉरबियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पॉन्स टू
तो कोई भी आपने ऐसा एक्ट किया है या फोरबियंस किया है, लाइक एक शू कंपनी है और एक मोजे बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। तो इन्होंने आपस में क्या हुआ कि जो मोजे बनाने वाली कंपनी थी उसने शूज़ बनाना स्टार्ट कर दिया, और शूज़ बनाने वाली कंपनी ने क्या स्टार्ट कर दिया, मोजे बनाना स्टार्ट कर दिया। तो दोनों ने, इससे क्या हो रहा था, दोनों का कहीं ना कहीं बिजनेस इम्पेक्ट हो रहा था। तो दोनों ने आपस में एक डील कर लिया कि हम दोनों कंपटीशन नहीं करेंगे। तो इस तरह का जो हम दोनों कंपटीशन नहीं करेंगे, शू कंपनी केवल शूज़ बनाएगी और जो मोजे वाली कंपनी केवल मोजे बनाएगी। तो इस तरह का कोई फोरबियंस करना है, इस तरह का कोई एग्रीमेंट करना है, तो इस तरह का भी जो कंसिडरेशन कहलाएगा, इसमें जो भी आप मॉनिटरी कंसिडरेशन करते हैं इसको आप कंसिडरेशन कहलाएगा, जो भी इसकी मॉनिटरी वैल्यू होगी। और इसमें भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है, उसको जो है कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। However, a deposit given in respect of the supply of goods or services or both shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such a deposit as a consideration for the said supply। हाँ, अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक आप कहीं रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी में रेंटल प्रॉपर्टी कोई चूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जनरली 1 या 2 महीने या 3 महीने का एडवांस लिया जाता है, ठीक है। तो जो भी आपने डिपॉजिट दिया है वो कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा, उस पर उस टाइम टैक्स नहीं लगेगा। उस पर टैक्स जो जीएसटी है तभी एप्लीकेबल होगा जब वो उससे एडजस्ट होगा, उस रेंटल से एडजस्ट होगा, ठीक है। तो डिपॉजिट होगा वो कभी भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं कहलाएगा। इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनीज होती है, अपना जब गुड्स सप्लाई करती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, अपना जब गुड्स सप्लाई करती है तो उससे पहले एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम्स मीन्स अ क्लेम टू एनी डेप्ट। किसी भी डेप्ट के लिए यदि आपको कोई क्लेम लेना है तो एक्शनेबल क्लेम कहलाएगा। बट अदर देन अ डेप्ट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज of immovable property or by hypothecation or place of a movable property are to a beneficial interest in a movable property। तो जो भी डेप्ट है वो एक्शनेबल क्लेम कहलाएगा। बट जो बैंक है, जैसे बैंक है तो वो क्या होता है कि जैसे आपको कोई होम लोन दिया या आपकी इंडस्ट्री के लिए कोई लोन दिया, तो उसमें जो होता है प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है प्रॉपर्टी, या उसका जो स्टॉक होता है उसको हाइपोथिकेशन करता है। तो इस तरह की वो एक्शनेबल क्लेम नहीं कहलाएगा। ओके, नाउ मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? मीन्स अ प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल आर इनपुट्स इन एनी मैनर दैट रिजल्ट्स इन अ इमर्जेंस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट हैविंग अ डिस्टिंक्ट नेम, कैरेक्टर, यूज and the term manufactured shall be constructed accordingly। like एक चेयर पड़ी थी आपके पास, 3-4 दिन से पड़ी हुई है, धूल जमी हुई उस पर, आपने उसकी धूल कपड़े से लेके साफ कर दिया, तो क्या है मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। आप पहले भी उसे चेयर बोलते थे, अभी भी चेयर बोलते हैं। ओके, आपके यहाँ लकड़ी पड़ी हुई है, उस लकड़ी आपने कारपेंटर को बुलाया, उसने लकड़ी को प्रोसेस किया, कटिंग किया, उसके बाद उसने उसका फर्नीचर बनाया, उसने एक चेयर बना के दिया। तो अब वो लकड़ी नहीं कहलाती ना, उसको आप चेयर बोलते हैं। तो उससे उसको डिस्टिंक्ट नेम मिला, एक कैरेक्टर मिला, और जो पहले उसका यूज़ था अब उसके यूज़ में परिवर्तन हो गया, तो नाउ वो क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। मनी, मनी क्या होती है? मनी मतलब कोई भी इंडियन लीगल टेंडर हो गया, फॉरेन करेंसी हो गई, चेक हो गई, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रेवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस, तो ये मनी कहलाते हैं। टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है? जो भी इस एक्ट में जो है गुड्स और सप्लाई की जो सर्विसेज कर रहे हैं, जिसपे जिन्हें सप्लाई माना गया है, जो भी इस पर टैक्स लगा सकते हैं, तो उनको टैक्सेबल सप्लाई माना गया है। टैक्सेबल टेरिटरी जो इस एक्ट में डिफाइन करी है टेरिटरी, वो टैक्सेबल टेरिटरी होगा। सर्विसेज मतलब क्या होगा? सर्विसेज मतलब ये होगा
जो अदर देन गुड्स है वो सर्विसेज कहलाएगा। सप्लायर मतलब क्या, सप्लायर मतलब in relation to any goods or services or both shall mean the person supplying the said goods or services or both and shall include an agent acting as such on behalf of such supplier in relation to goods or services or both supply। सप्लायर क्या होगा, जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, या इसमें जो शामिल किया गया एजेंट को भी, जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई करता है। और रेसिपिएंट कौन होगा, रेसिपिएंट जो होगा where a consideration is payable for the supply of goods or services or both, the person who is liable to pay the consideration। जो बंदा उस कंसिडरेशन को पेबल के लिए लाइबल होगा वो रिसिपेंट कहलाएगा। अगर कोई कंसिडरेशन उसके रिस्पेक्ट में पेबल नहीं है तो जिस बंदे को उस चीज़ उस गुड्स का डिलीवरी हुई है या जिसके पोजीशन में है वो उसका रिसिपेंट कहलाएगा। या कोई सर्विसेज दी है उसके रिस्पेक्ट में कोई कंसिडरेशन पेबल नहीं किए तो जिस व्यक्ति को वो सर्विसेज दी गई है वो उसका रिसिपेंट कहलाएगा। अब पर्सन कौन कौन होते हैं, पर्सन होते एक इंडिविजुअल हो गया, HUA कंपनी हो गया, फर्म हो गई, LLP होगी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गए, बॉडी कॉरपोरेशन हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, लोकल अथॉरिटी हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सोसाइटी हो गई, ट्रस्ट हो गई, और कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग अबव। जो भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जिसका नाम लेना ऊपर भूल गए हम, वो भी इसमें शामिल है। नाउ हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट। तो सेक्शन इसमें हम पढ़ेंगे, सेक्शन 7 पढ़ेंगे, सेक्शन 8 पढ़ेंगे। सेक्शन 7 में सप्लाई का जो मीनिंग है उस स्कोप के बारे में है। सेक्शन 8 जब पढ़ेंगे तो उसमें कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के बारे में है। फिर शेड्यूल 1, 2 और 3 है जिसमें फर्स्ट के अंदर जो ऐसी एक्टिविटी बताई गई है जिसपे सप्लाई मानते हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल जो 2 है उसमें बताया गया है एक्टिव से ट्रांजेक्शन टू बी क्रिएटेड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, जो भी ट्रांजेक्शन है उनको स्पेसिफाई किया गया है कि इसे एज या तो गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। और शेड्यूल 3 है उसमें हम पढ़ेंगे कि एक्टिविटी ट्रांजेक्शन विच शेल बी ट्रीटेड नाइदर इज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। शेड्यूल 3 में हम पढ़ेंगे कि एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन उनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और ना सर्विसेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग।